ओम। वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के 3 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, बल्कि 4 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, 6 को पढ़े, 6 के बाद चलेंगे। हाँ, 6 सूत्र पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई भी बात हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वां सूत्र है, उसको हम आरंभ करेंगे। इससे पहले हम 6ठा सूत्र जो था, इसमें बताया गया था कि प्रध्वंस अभाव उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाता है। तो और अगली बात कह रहे हैं यहाँ पर, तथा अभावे भाव प्रत्यक्षत्वाच्च। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार से घड़े के प्राग अभाव में ये ज्ञान होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न घड़े का प्रत्यक्ष होता है। तो उत्पन्न हुए घड़े का प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, लेकिन वहां पर वो प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है, तो वहां पर प्राग अभाव है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ घड़ा। यहाँ पर इसको हम भाष्य में देखते हैं, तथा प्रत्यक्षात पूर्वम प्रागभावे अपि प्रत्यक्षत्वं विजेयम्। वैसे ही प्रत्यक्ष से पहले प्राग अभाव में भी प्रत्यक्षता जाननी चाहिए। भाव प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि जो सत्ता है उसका प्रत्यक्ष होने के कारण से, उसी के विषय में कहते हैं भावात्मकस्य घटादेर जातस्य प्रत्यक्षत्वात्। जो सत्तात्मक हैं, उत्पन्न हुए हुए जो घड़े आदि हैं, उनका प्रत्यक्ष होने से पता चलता है कि ये घड़ा है, और जब अभी बना नहीं है तो पता चल रहा है कि अभी बना नहीं है। तथा ही जातो घटा प्रत्यक्षम भवति, यथा ही जातो घटा प्रत्यक्षम भवति, जैसे उत्पन्न हुआ घड़ा प्रत्यक्ष होता है, तथा तत् प्राग अभावो अपि प्रत्यक्षम भवति, वैसे ही उसका प्राग अभाव अर्थात उत्पन्न होने से पहले का जो अभाव है वो भी प्रत्यक्ष होता ही है। इति प्राग अभाव उक्तः, इस प्रकार से प्राग अभाव कह दिया गया। इसमें 6ठे और 7वें सूत्र के जो अन्य व्याख्या मार्ग है, इसको कटवा दिया गया है स्वामी जी के द्वारा। ये जो पहला व्याख्या मार्ग है यही ठीक है। तो फिर भी अगर चाहें तो हम पढ़ सकते हैं एक बार को। क्या लिखा है स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, और उसको स्वामी विवेकानंद जी ने हटवा दिया है कि पहला व्याख्या मार्ग ठीक है, उसी को रहने दें। तो दूसरा क्या कहते हैं, षष्ठ सप्तम सूत्रो अन्यो व्याख्या मार्ग। 6ठे और 7वें सूत्र का अन्य व्याख्या मार्ग क्या है, भावा भावो प्रत्यक्ष विषय को। भाव और भाव अभाव दोनों प्रत्यक्ष विषय वाले होते हैं। तत्र असदिति भूत प्रत्यक्षा। 6ठा सूत्र जो यहाँ पर कहा गया था, सामान्येन अभावस्य प्राग प्रध्वंसो उभय विधस्य प्रत्यक्षत्वं दर्शयति। तो दूसरे व्याख्या मार्ग में ये कह रहे हैं कि जो 6ठा सूत्र है वो सामान्य रूप से अभाव का अर्थात प्राक और प्रध्वंस दोनों प्रकार के अभाव का प्रत्यक्ष दिखा रहा है।
विरोधी प्रत्यक्षवत, भाव प्रत्यक्षवत, जो उस सूत्र में विरोधी प्रत्यक्षवत बात कही गई है उसके उसको लेकर फिर कहते हैं सप्तमम सूत्रम भाव विषयकम स्यात्, सातवां सूत्र जो है वो भाव विषयक हो। तत्र भाव प्रत्यक्षत्वम अभाव प्रत्यक्षत्वम वद उच्यते, वहां भाव का प्रत्यक्ष होना जो है वो अभाव के प्रत्यक्ष के समान कहा जाता है। तो इसीलिए कटवादी के भी भाव का प्रत्यक्ष अभाव के प्रत्यक्ष से जो है सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे ये कोई उचित नहीं है, इसीलिए कटवा दिया। आगे कहते हैं, देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सूत्र पाठश्च संधिम अवलंब्य, सूत्र पाठ की संधि को सहारा लेकर, तथा भावे अभाव प्रत्यक्षवत, भावे भावात्मके द्रव्य प्रत्यक्षत्वं खलु, भाव में ऐसा सत्ता में सत्तात्मके द्रव्य, सत्तात्मक द्रव्य में प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षता प्रत्यक्षपन खलु निश्चय से भवति, अभाव प्रत्यक्षवत, अभाव प्रत्यक्ष के समान। तो ये अभाव के समान भाव का प्रत्यक्ष कहना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, तो ये वाला व्याख्या मार्ग ठीक नहीं लग रहा है। फिर कहते हैं यथा अभावात्मकतया अभाव साक्षात प्रत्यक्षम भवति, जैसे अभावात्मक रूप से अभाव साक्षात प्रत्यक्ष होता है, पुनः भावात्मकतया भावोपि, जैसे अभाव अभावात्मकता से साक्षात प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही जो सत्ता है वह सत्तात्मकता से प्रत्यक्षम भवति प्रत्यक्ष होता है। तत्र भावा भावो प्रत्यक्ष, यहाँ इस विषय में दोनों सूत्रों से भाव और अभाव का प्रत्यक्ष का है। तो इसीलिए कटवा दिया है कि जो है भाव का जो प्रत्यक्ष है उससे तो अभाव को कहा जाता है, परंतु यहाँ पर इस प्रकार से कहना जो है वो उतना संगत नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया। फिर आगे कहते हैं अन्योन्या भाव कथम जातीय, एक दूसरे का अभाव वो कौन से किस प्रकार का है उच्चते, उसके बारे में कहते हैं एतेन अघटो अगौ अधर्मश्च व्याख्याता। तो आठवां सूत्र कहता है कि पूर्वोक्त प्रक्रिया से ही प्रत्यक्ष प्रमाण से ही घट नहीं पट में घट का अभाव, अश्व में गौ का अभाव और धर्म में अधर्म का अभाव जाना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष की प्रक्रिया थी कि भाव का प्रत्यक्ष कर रहे थे, तो जो भाव है वो तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है, और ऐसे उसी के साथ में वहां पर उसका अन्य वस्तु का अभाव है वो भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ऐसे अर्थात घड़े में घड़े का प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है, लेकिन घड़े में गाय नहीं है या कपड़ा नहीं है, इसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो भाष्य देखते हैं एतेन भावा भावयोः प्रत्यक्षत्व निर्देशनेन, इसी से अर्थात भाव और अभावों के प्रत्यक्षपन के निर्देशन से अघटो घटा भाव पटादौ, अघट अर्थात घड़े का अभाव है कपड़े आदि में, अगौह जो कहा है उससे मतलब हो गया गो अभाव, गोर अभाव, अगौर गोर अभावो अश्वादो, अगौह जो कहा है सूत्र में उसका मतलब हो गया कि गो का अभाव है घोड़े आदि में, अधर्मो धर्मा भावो अधर्म, अधर्म से जो कहा गया है सूत्र में उसका मतलब हुआ धर्म का अभाव है अधर्म में। तो प्रत्यक्षम भवति, ये जो है ये सब प्रत्यक्ष होता ही है। अन्योन्या भावश, अन्योन्या भावो भाव प्रत्यक्षवत, तो जो एक दूसरे में अभाव होना है वो प्रत्यक्ष होता ही है सत्ता के प्रत्यक्ष के समान। तो सरल बात समझ में आ रही है।
9वें सूत्र की भूमिका देखते हैं। अभूतम नास्ति इति अनर्थांतरम। अभूतम मतलब होकर नहीं रहा, हुआ था पर अब नहीं रहा, या ऐसा कहें कि नास्ति इति, अभी उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से न होना अभाव का स्वरूप है। दो प्रकार के स्वरूप है, नहीं रहा, होकर नहीं रहा, या अभी उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से चाहे कोई भी हो, लेकिन न होना जो है अभाव का स्वरूप है। दोनों एक ही बात है, दोनों अभाव ही है। न होना, होकर न रहना अभूतम, और नास्ति अर्थात उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये दोनों आपस में समान बातें हैं, दोनों हैं अभाव को ही कह रहे हैं। तो भाष्य देखते हैं। अभूतम असद यद्वा न विद्यते। अभूतम मतलब असत, अथवा इसको ऐसे कहें कि न विद्यते नहीं है। इति तु अभिन्नार्थकम एकार्थकम अस्ति। ऐसा कहना तो अभिन्नार्थक अर्थात एक अर्थक ही है, मतलब वही बात कही जा रही है जो बाद में कही जा रही है, ना अस्ति इति। फिर आगे कहते हैं भूतम सद्वस्तु रूपम अभूतम असद्भाव। भूतम का मतलब हो गया वस्तु के सत्ता रूप में होना, और अभूतम मतलब असद्भाव, सत्ता रूप में न होना। फिर कहते हैं यद्वा न अस्ति, या फिर ऐसा कहें कि न अस्ति नहीं है। यत सत, यत सत तद अस्ति, यद न सत तद खलु असत तद न अस्ति। जो सत्तात्मक है वह है, और जो सत्तात्मक नहीं है वह असत है, और वो नहीं है अर्थात अभाव है। फिर एक पंक्ति यहाँ कटवा दी है, ये पूरी पंक्ति। अभूतम इति तो अभावः सदात्मनः नास्ति इति तो अभावः प्रवर्तन क्रियाया। पढ़ भी लेते हैं फिर भी। अभूतम इति तु अभावः सदात्मनः, अभूतम नहीं रहा, ये तो जो अभाव है वो सत्तात्मक रूप से है। नास्ति इति तो अभावः प्रवर्तन क्रियाया, नहीं है ये जो अभाव है वो प्रवर्तन क्रिया से है। तो बात तो इतनी वाक्य में इतने अच्छे से स्पष्ट करके नहीं लिखी है, तो इसलिए कटवा दिया है। होकर न रहना है एक बात, और अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, बनाने की क्रिया ही शुरू नहीं हुई, शायद इसको कहना चाहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी, परंतु शब्दों से बात पूरी अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए आगे देखते हैं। भवति इति भावः सदात्मना प्रवर्तन क्रियाया च उभय व्युत्पत्त्या। भवति इति होता है यह जो भाव है अर्थात सत्ता है, सत्ता रूप से सदात्मना, और प्रवर्तन क्रियाया, और उसमें क्रिया होने से, दोनों प्रकार से, च उभय व्युत्पत्ति, दोनों प्रकार से उसकी सत्ता जानी जाती है कि वो सत्ता रूप से दिख रहा है, सामने है, उसमें कोई क्रिया की जा सकती है, घड़ा उठा के ले जाया जा रहा है, लाया जा रहा है वगैरह। दोनों ही प्रकार से, दोनों ही प्रकार से उसकी सत्ता को जाना जाता है। अभूतम व नास्ति इति, वा नहीं है, या नास्ति इति नहीं है, नहीं रहा या नहीं है, इति वा इस प्रकार से अभाव पर्यायो अभाव स्वरूपम वा, ये बारी बारी से अभाव को ही कहा जा रहा है।
अभाव के स्वरूप को ही कहा जा रहा है। दो शब्द हैं बस, अभूतम और नास्ति। तो अब हम देखते हैं 10वां सूत्र है। 10वें सूत्र की भूमिका है यद्येवं नास्ति इति पदेन अभावो अभाव स्वरूपम व गृह्यते। या अगर ऐसा है तो न अस्ति इति, नहीं है, इति पदेन, इस पद से, अभावः अभाव स्वरूपम व गृह्यते, अभाव या अभाव का स्वरूप जाना जाता है। तरहि तो 10वां सूत्र है नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। अभिप्राय हुआ कि घर में घड़ा नहीं है, नास्ति घटो गेहे, घर में घड़ा नहीं है। इस वाक्य में विद्यमान घट का घर के साथ केवल संसर्ग का अभाव कहा गया है, घट का सर्वथा अभाव नहीं है। कहीं भी सारी दुनिया में घड़ा नहीं, ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है। भाई कुमार की दुकान में घड़े रखे, उसकी फैक्ट्री में भी रखे, गोदाम में भी रखे, घर में नहीं है तो मतलब घर में अभाव, घर में घड़े के संसर्ग का अभाव कहा जा रहा है। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। गृहे घटो नास्ति इति वाक्ये नास्ति वचनेन किम प्राग भाव प्रध्वंसा भावो वा, नहीं, प्रध्वंसा भावो अन्यो अन्य अभावो वा लक्ष्यते। तो घर में घड़ा नहीं है, इस वाक्य में नास्ति वचनेन, नास्ति नहीं है इस कहने से, किम प्राग भाव, क्या बनने से पहले का अभाव, प्रध्वंसा भाव या फूट जाने के बाद का अभाव, या अन्योन्य अभाव, या आपस में एक दूसरे में होने वाला अभाव जो है वो लक्ष्य थे, वो कहा जा रहा है। उच्चते उसके बारे में कहते हैं सदरूपस्य भावात्मकस्य विद्यमानस्य घटस्य, जो सत्ता रूप है, जो भावात्मक है, सत्ता के रूप में है, ऐसे विद्यमान घट से, घड़े का, गृह संसर्ग प्रतिषेधो विज्ञेयो, घर से संपर्क का खंडन समझना चाहिए। संपर्क नहीं है, घर से संपर्क नहीं हो रहा, ये जानना चाहिए। न प्राग अभावादय, उसमें प्राग अभाव आदि कुछ भी नहीं समझना चाहिए। तस्य गृहाद अन्यत्र विद्यमानत्वात् सत्वात्, उस घड़े के गृह से भिन्न स्थान पर विद्यमान होने से, सत्ता रूप से विद्यमान होने के कारण से। नहीं अत्र घट प्रतिषेध, यहाँ पर घड़े का खंडन नहीं किया जा रहा है, किंतु घट गृहयो संसर्ग प्रतिषेध है, घड़े और घर के संपर्क का, आपसी संबंध का खंडन किया जा रहा है। संसर्गा भावो न तो घटाभाव, संसर्ग का अभाव है, घड़े का ही अभाव नहीं हो गया सारी दुनिया में, ये बात है। फिर आगे कहते हैं, देखिए ऐन्द्रियकम बाह्यम प्रत्यक्षम उक्त्वा आत्म प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम उच्यते। इंद्रिय के द्वारा जो बाह्य प्रत्यक्ष होता है उसको कहकर अब आत्म प्रत्यक्ष अर्थात आंतरिक जो प्रत्यक्ष होता है उसको कहते हैं। आंतरिक प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं, देखिए वैशेषिक दर्शन 11वां सूत्र है आत्मनि आत्म मनसोह संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम। तो आत्मा, आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए, या आत्मा परमात्मा दोनों को ले लें, के प्रत्यक्ष के लिए आत्मा और मन के विशिष्ट संयोग से आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, आत्म प्रत्यक्ष। तो आत्मा और मन का एक विशेष संयोग है, उससे आत्म प्रत्यक्ष होता है। तो अभी समय हो गया है, तो इस सूत्र को हम अगली कक्षा में समझ लेंगे, 11वें सूत्र को।
10वें सूत्र तक रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।